हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का पार्ट थर्ड। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट सेकंड विजिट कीजिए। तो देखो, पार्ट थर्ड में अपन पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसका डेफिनेशन है क्रिटिकल कंसंट्रेशन की। तो अपन ने पिछले जो पार्ट किया था उसमें अपन ने डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखे थे। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मतलब जैसे मान लो अगर किसी सॉइल में मिनरल्स थोड़ा सा कम है तो ऐसे नहीं है कि उस सॉइल में या उस प्लांट में फिर उसके सिम्टम्स आने लगेंगे। एक सर्टेन कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में अगर उसे मिलने लगेगा तब वो क्या कहलाएगा, उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा और फिर वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो विच प्लांट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स इज नॉन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट। अपनी बुक में सिर्फ एग्जांपल दे रखे लेकिन ये टॉपिक समझने लायक है, इसको अच्छे से समझे। देखो, सपोज करो कि ये एक प्लांट है और ये प्लांट में ये जो ऊपर की तरफ जो लीफ लगी हुई है वो यंगर लीफ है और नीचे की तरफ उसके कंपेयर में ओल्डर लीफ और सबसे नीचे जो सबसे ओल्ड लीफ है वो है। ठीक है। और ये अपने रूट सिस्टम है और सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहां से जब मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे तो वो मिनरल्स ओल्ड लीफ में भी जाएंगे और वो मिनरल्स किस में जाएंगे, यंग लीफ में भी जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जनरल केस है। अब जब यह सॉइल में मान लो किसी सॉइल में किसी चीज की कमी हो गई, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी हो गई, तो अब वो एलिमेंट यहां से तो सप्लाई होना बंद हो गया। अब यंगर लीफ की जो नीड होती है वो मिनरल की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि अभी वो ग्रो कर रही है, उसमें डिवीजन हो रहा है, उसकी मतलब हर प्रोसेस अभी उसमें होना बाकी है, तो उसकी नीड ज्यादा होती है। अब ऐसे केस में जो मिनरल यहां से खत्म हो चुका है, अब क्या होगा, उसके बेसिस पे मिनरल दो तरह के होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल मिनरल्स वो होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो या ओल्डर लीफ से मूव करते हुए कहां चले जाएंगे, यंगर लीफ में। समझ रहे हो? वो कहां से ओल्ड जो टिश्यू होगा वहां से मूव करके किस में चला जाएगा, यंग टिश्यू में। इस तरीके से वो यंग जो लीफ या यंग जो टिश्यू होगा उसकी तो वो क्या कर देगा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाएगी और ओल्ड वाले में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसका मतलब जो एलिमेंट मोबाइल होंगे उनकी डेफिशिएंसी पहले किसमें आएगी, ओल्डर लीफ में, क्योंकि ओल्ड से तो निकल के यंग में चले गए। अभी भी अगर सॉइल में वो मिनरल्स नहीं आएंगे तो फिर यंग में भी सिम्टम्स आएंगे। मतलब पहले सिम्टम्स किस में आएंगे, यंग में आएंगे, बाद में सॉरी ओल्डर में आएंगे और बाद में किस में आएंगे, यंग लीफ में आएंगे। दूसरी तरह की कैटेगरी के जो मिनरल्स होते हैं वो यहां से मूव नहीं कर सकते, तो वो मूव नहीं करेंगे तो जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो यहाँ मिनरल्स यहाँ की यहीं रहे, तो यंगर लीफ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है यंगर लीफ में पहले आते हैं, ओल्डर लीफ में क्या होंगे, बाद में आएंगे। वापस समझो अच्छे से। देखो, मोबाइल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो मूव कर सकते हैं ओल्ड टिश्यू से यंग टिश्यू में, मतलब यहां से यहां तक जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कब, जब ऐसी नीड हो। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। इसके अलावा भी होते हैं, ये तो अपने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए। और इमोबाइल कौन से होते हैं, जो ओल्ड से यंग में नहीं जा सकते। अब जनरल केस में वापस ध्यान सुनना, जनरल केस में क्या होता है, जब मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से यंग में भी जाते हैं और ओल्ड में, दोनों में ही जाते हैं। लेकिन अगर सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो मोबाइल वाले तो ओल्ड से कहां चले जाएंगे, यंग में चले जाएंगे। तो अब कमी कहां हो गई है, ओल्ड में हो गई है। तो जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी किस में पहले शो होती है, ओल्डर पार्ट में, उसके बाद में किस में होगी, अगर फिर भी सप्लाई नहीं आई तो फिर यंगर पार्ट में। जैसे मान लो अगर मैं नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, तो क्लोरोसिस पहले किस में दिखेगा, ओल्डर पार्ट में दिखेगा, फिर अगर नहीं हुई तो फिर यंगर में दिखेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि इमोबाइल एलिमेंट जो होते हैं अगर उनकी सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए तो वो डेफिशिएंसी ओल्डर में के कंपेयर में यंगर में पहले दिखेगी, क्योंकि ओल्ड के पास तो अभी भी मिनरल्स होंगे वो, और उनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है। यंग पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी और यहां से मिनरल वहां पे मूव भी नहीं कर रहे, तो पहले सिम्टम्स किस में दिखने लगेंगे, यंगर पार्ट में दिखेंगे, फिर किस में दिखेंगे, ओल्ड पार्ट में। जैसे कॉपर, सल्फर, Fe, Mn। जैसे सल्फर की वजह से भी क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। तो सल्फर की वजह से जो क्लोरोसिस होगा पहले यंग लीफ में दिखेगा फिर ओल्ड लीफ में दिखेगा। ठीक है।
एक और है, अगर एग्जाम्पल ऐसे पूछे कि वो मिनरल के नाम बताओ जिनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स टर्मिनल बर्ड में पहले दिखते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? कैल्शियम और बोरॉन। ठीक है, आगे अपना जो लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर का वो है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। बोले तो मिनरल रूट में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसकी दो मैकेनिज्म है, पैसिव और एक्टिव। अपन दोनों में बहुत बार वर्ड सुन चुके हैं। पैसिव का मतलब होता है विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, अगर कोई काम हो तो उसे पैसिव कहते हैं, और एनर्जी खर्च करके अगर कोई काम हो तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव कहेंगे। तो यहां पर कोई एनर्जी की नीड नहीं होगी इस तरीके के एब्जॉर्प्शन में, और इस तरीके के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की नीड होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन की जाती है? एटीपी से ऑब्टेन की जाती है। ये वाला जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से होगा। बोले तो हायर कंसंट्रेशन से चीजें कहां की तरफ मूव करेगी? लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए अपन को 3 थ्योरी करनी है, इसको भी समझाने के लिए 3 थ्योरी करनी है। वन बाय वन अपन को सब करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और एटीपी, वो क्या कहलाएगा? पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोले तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। बोले तो हाई कंसंट्रेशन से एलिमेंट कहां की तरफ मूव करेंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसके लिए भी 3 कंसेप्ट है। सबसे पहला देखते हैं मास फ्लो। ये थ्योरी ये कहती है मास फ्लो की कि जब प्लांट ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर में डिसॉल्व हुए मिनरल भी वाटर के साथ साथ क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब। अब क्योंकि एनर्जी तो खर्च होगी नहीं, क्योंकि वो जो वाटर है वो किसकी वजह से अंदर की तरफ मूव कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो फिर वो मिनरल भी वाटर के साथ चले गए विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इसे कहेंगे मास फ्लो। क्या कहेंगे? मास फ्लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिनरल आयन एब्जॉर्ब अलोंग विद द वाटर ड्यूरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये थ्योरी इतनी सी है, ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की थ्योरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन लेते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की जो थ्योरी है वो है आयन एक्सचेंज। तो देखो आयन एक्सचेंज क्या होता है? जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो बाउंड्री है और ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है और ये रूट का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो। तो जैसे एक कैटायन बाहर जाएगा तो वहां से बाहर से एक कैटायन का आ जाएगा अंदर, या एक एनायन बाहर जाएगा तो बाहर से एक एनायन क्या आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन इन डिफाइनाइट नंबर बिटवीन रूट सरफेस एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन, उसे अपन क्या कहेंगे? आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में क्या होगा? कैटायन जो होगा कैटायन से एक्सचेंज होगा, एनायन जो होगा वो एनायन से एक्सचेंज। ऐसा क्यों? जैसे एक कैटायन बाहर जाएगा तो अंदर कैटायन के अमाउंट क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए बाहर से एक कैटायन अंदर आ जाएगा। अगर एक एनायन बाहर जाएगा तो अंदर एनायन के नंबर घट जाएंगे, उसको फुलफिल करने के लिए अंदर बाहर से एक एनायन अंदर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बुक में यही डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये आयन एक्सचेंज होता कैसे है इसको समझाने के लिए कुछ बुक्स में ये 2 थ्योरी दे रखी है। तो अपन थ्योरी नहीं लिखते हैं पर डायग्राम से समझ लेते हैं और डायग्राम बना भी देंगे। तो ये आयन एक्सचेंज को समझाने के 2 कंसेप्ट है, एक है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और एक है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। देखो ये क्या है? तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कहता है कि जो आयन जो जैसे ये H+ यहां पर है, ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होकर इसकी सरफेस पे ऑसिलेट करता है। बोले तो ऐसे सर्कल में क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है वहां पे। तो अब देखो जैसे ये हाइड्रोजन आयन ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ये क्ले पार्टिकल पे K+ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जैसे ये एक दूसरे के पास में ओवरलैप होंगे तो ये हाइड्रोजन यहां से इधर ऑसिलेट करने लग जाएगा और जो K+ था वो इस पाथ पे ऑसिलेट कर जाएगा। बोले तो हाइड्रोजन इधर आ गया और K+ कहां चला गया? इधर। तो एक ये तरीका है आयन एक्सचेंज का। दूसरा जो तरीका है वो है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। इसके हिसाब से जब रूट में रेस्पिरेशन होता है तो वो CO2 बाहर निकालती है और वो CO2 जो है वो सराउंडिंग के H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? H2CO3। अब ये H2CO3 H+ और HCO3- में क्या हो जाएगी? डिसोसिएट। H+ हो सकता है कि इसके साथ क्या हो जाए? एक्सचेंज, और यहां से K+ जो HCO3 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहां चला जाएगा? रूट में एब्जॉर्ब। ओवरऑल ऐसा हुआ जैसे H+ यहां चला गया और K+ यहां आ गया। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आयन एक्सचेंज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो पैसिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरी है वो है डॉनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम है डॉनेन। ठीक है, 1927 में दी थी। और ये जो थ्योरी है वो डॉनेन इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। अब डॉनेन इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी अपन अभी देखेंगे। ये जो थ्योरी जो होती है वो इनडिफ्यूजेबल आयन के इफेक्ट की वजह से होती है। अब ये क्या होता है?
तो देखो सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स आयन जो प्रेजेंट है, जो कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, वो दो तरह के हैं। कुछ कैटायन और एनायन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं डिफ्यूजेबल आयन। वो आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड जा सकते हैं। लेकिन कुछ कैटायन या एनायन ऐसे होते हैं, और स्पेशली एनायन ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे आयन को क्या कहते हैं? इनडिफ्यूजेबल आयन और फिक्स्ड आयन। अब कौन से ऐसे होते हैं? तो जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनके ऊपर जो कार्बोक्सिलिक और फॉस्फेट ग्रुप वगैरह होते हैं, ये जो आयन होते हैं ये फिक्स्ड आयन होते हैं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेम्ब्रेन जो होती है वो इनके लिए क्या होती है? इम्परमेबल, जबकि बाकी आयन के लिए क्या होती है? परमेबल। तो मेम्ब्रेन जिन आयन के लिए परमेबल है उनको कहेंगे डिफ्यूजेबल आयन, और जिनके लिए इम्परमेबल है उनको कहेंगे अनडिफ्यूजेबल, नॉन डिफ्यूजेबल या फिक्स्ड आयन कहेंगे। ठीक है। अब मेम्ब्रेन ऐसा क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमेबल होती है, वो खुद सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो it is based on effect of indiffusible or fixed ion. Unlike diffusible ion, membrane is not permeable to non diffusible ion. और कौन कौन से होते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब सपोज करते हैं ये मेम्ब्रेन है, इसकी तरफ यहां पर ये रेड कलर में डिफ्यूजेबल कैटायन, ये डिफ्यूजेबल एनायन, ये डिफ्यूजेबल कैटायन, और ये फिक्स्ड एनायन है। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सपोज करो कि ये एक मेम्ब्रेन है जिसपे अपन समझने के लिए कि डोनर इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता कैसे, कि ये 9 जो है वो माइनस के फिक्स्ड क्या है? एनायन है। ठीक है। तो 9 है तो माइनस का 9 मान लेते हैं, और इतने ही यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी है K प्लस। हाँ, K प्लस डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं कर सकते। वो भी 9 है तो 9 प्लस, 9 प्लस और 9 माइनस क्या है? 0। और इस तरफ K प्लस है 9 तो प्लस का 9, और Cl माइनस है 9 तो माइनस का 9, इधर भी 0। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मुझे अंदर K प्लस की अमाउंट बढ़ानी है तो इन कंसेप्ट से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि अब K प्लस इधर से इधर क्यों जाएगा? और अगर जबरदस्ती भेजना है तो एनर्जी का जरूरी होगी। मतलब अब अगर मैं K प्लस अंदर भेजता हूं तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन होगा जाना, सही है ना? तो अब कैसे जा सकता है? और जबकि ऐसा होता है तो उसको अपन इस डॉनेन इक्विलिब्रियम से समझा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये आयन तो इधर से इधर जा नहीं सकते, लेकिन ये Cl माइनस आयन जो है वो डिफ्यूजेबल है, और उसकी कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है और यहां पर क्या है? कम। तो Cl माइनस इधर से इधर जाता है। जब एक Cl माइनस इधर से इधर मूव करेगा तो अंदर की तरफ इनडायरेक्टली माइनस आयन की अमाउंट क्या हो गई? बढ़ गई, और प्लस की क्या हो गई? घट गई। तो अब उसको काउंटर करने के लिए पीछे पीछे एक K प्लस भी कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब ऐसा कब तक चलेगा? तो डॉनन ने बोला ऐसा तब तक चलेगा जब तक डॉनन इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हो जाता। अब डॉनन इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना। डॉनन इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर बाहर की तरफ कैटायन और एनायन का मल्टीप्लीकेशन अंदर की तरफ कैटायन और एनायन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर नहीं हो जाता। जैसे इसको समझते हैं, और ये जो कैटायन और एनायन वो डिफ्यूजेबल कैटायन और एनायन होने चाहिए। सपोज करते हैं, देखो ये अपन सपोज करते हैं कि K प्लस है। ठीक है। और ये Cl माइनस, और ये अपन करते हैं आउटसाइड, और ये अपन समझते हैं इनसाइड। ठीक है। देखो आउटसाइड कितने हैं? 9। ठीक है। और आउटसाइड Cl माइनस कितने हैं? 9। जबकि जो K प्लस है वो इनसाइड में कितने हैं? 9, और ये कितने हैं? 0। तो सबसे पहले ये फिक्स आयन तो मूव करेंगे नहीं, ये भी अभी मूव नहीं करेंगे क्योंकि बराबर है इनका कंसेप्ट। लेकिन Cl माइनस यहां ज्यादा है यहां कम, तो Cl माइनस 1 मूव करता। सपोज करते हैं कि 1 मूव किया तो 9 की जगह कितना रह गया? 8, और यहां कितना हो गया? 1। ठीक है। तो इसके पीछे पीछे एक K प्लस भी चला जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा? 8, और एक अंदर और चला गया तो कितने हो गए? 10। ठीक है। कितने हो गए? 10। अब क्या ये आयनिक ये डॉनेन इक्विलिब्रियम है? कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, और 10 इंटू 1 कितना होता है? 10। क्या दोनों बराबर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन? नहीं। तो अभी और मूव करेगा, यहां से एक और चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। यहां कितना हो जाएगा? 2। यहां पे भी एक मूव कर जाएगा 7, और यहां एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। 7 इंटू 7 49, 11 इंटू 2 22। अभी भी ये बराबर नहीं है, तो और मूव करेगा। यहां से एक और मूव कर जाएगा, एक और कम हो जाएगा, यहाँ एक और बढ़ जाएगा। इधर से भी एक और मूव कर जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा। अब देखो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, और 12 इंटू 3 वो भी कितना होता है? 36। ये अपना डॉनेन इक्विलिब्रियम हो गया। तो मूव करने के बाद 9 की जगह यहाँ कितना रहेगा? 6, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12,
और यहाँ कितने रहे 9 और Cl माइनस अब कितने हो गए 3, और ये 9 तो पहले से ही है कौन से फिक्स जो नेगेटिव चार्ज थे वो, ठीक है। अब देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम तो अभी भी है 6 प्लस के और सॉरी यहाँ पे 6 बचे थे 6 प्लस के और 6 माइनस के, तो टोटल कितना हो रहा है 0। और यहाँ पे देखो 12 प्लस के 9 ये माइनस और 3 माइनस ये, 12 प्लस के 12 माइनस के अभी भी 0। लेकिन ऐसा होने से अब क्या हुआ है K प्लस के अंदर देखो कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, और अपन ने एनर्जी भी खर्च नहीं की। तो डॉनेन इक्विलिब्रियम से चलते हुए और इन फिक्स्ड आयन के इफेक्ट की वजह से अपन ने क्या किया, पैसिव डिफ्यूजन भी हो गया कैटायन और एनायन का, और साथ ही अंदर की तरफ जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ एलिमेंट भी बढ़ गया, वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। 9 के बाद में भी अपन ने कुछ और K प्लस अंदर भेज दिए, वो भी विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये जो है ये कौन सी थी, डॉनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पैसिव डिफ्यूजन तो समझाता ही है, साथ में ये एक्यूमुलेशन ऑफ आयन को भी समझाता है, वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और डॉनेन इक्विलिब्रियम आने पर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। अब ये क्या होता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम का मतलब K प्लस के यहाँ नंबर और यहाँ नंबर बराबर नहीं है ना, यहाँ 6 है यहाँ 12 है, Cl माइनस के नंबर यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो वो बराबर नहीं है। लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम है, मतलब आयन इधर भी टोटल 0 है इधर भी टोटल 0, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, डॉनेन इक्विलिब्रियम। और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन कि कैटायन और एनायन के आउटसाइड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इनसाइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं, वो दोनों बराबर आने चाहिए। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपकी बुक में ये डायग्राम और ये सब इक्विलिब्रियम समझाना नहीं, आपकी बुक में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है और ये एग्जाम्पल भी नहीं दे रखे, सिर्फ ये ऊपर की एक थ्योरी लिखी हुई है और सिर्फ ये एक लाइन लिखी हुई है। लेकिन मैं चाहता था आपको ये पूरा अच्छे से समझो, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपने पैसिव एब्जॉर्प्शन की 3 थ्योरी कंप्लीट हो गई। पहली कौन सी थी, मास फ्लो, जिसमें वाटर के फ्लो के साथ साथ आयन चले जाते हैं, ये समझाया गया। दूसरा है आयन एक्सचेंज, जिसमें कैटायन कैटायन के साथ और एनायन एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। और तीसरा है डॉनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी, जिसमें फिक्स्ड जो आयन होते हैं, जो नॉन डिफ्यूजेबल आयन होते हैं, उनके इफेक्ट की वजह से मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ नेगेटिव नॉन डिफ्यूजेबल आयन है, उसकी वजह से पहले एक नेगेटिव आयन अंदर की तरफ मूव करेगा, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव आयन दूसरा है, ठीक है, और ये दूसरा है, ठीक है, तो वो अपनी मूव करेगा, उसके साथ साथ कैटायन भी मूव करेंगे। और ये कौन सी थी, डॉनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी, ठीक है। इसको बार बार थोड़ा अच्छे से देखिए, थोड़ा सा अलग सा है, आप अच्छे से देख के इसको समझे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बाकी की 3 थ्योरी करते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन विथ एक्सपेंस ऑफ एनर्जी और एटीपी। मतलब इस प्रोसेस में जो आयन एब्जॉर्ब होंगे वो एनर्जी खर्च होकर होंगे, बोले तो एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगी, और वो एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज की जाएगी आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, हाई कंसंट्रेशन से थे लो कंसंट्रेशन तो अपना आप ही जाता है, यहां पर लो कंसंट्रेशन से कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। इसके भी 3 कंसेप्ट है। सबसे पहले लेते हैं कैरियर कंसेप्ट। तो देखो बहुत इजी है, समझो। ये सपोज करो आउटर स्पेस है जहां आयन प्रेजेंट है, ये इनर स्पेस है जहां आयन को ट्रांसफर करना, और ये दोनों मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। तो इस मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन होती है, जो कि जनरल केस में कैसी होती है, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव प्रोटीन जो होती है वो एटीपी के एडीपी में कन्वर्ट करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज करके कैसी हो जाती है, एक्टिवेटेड। फिर ये एक्टिवेटेड बाहर की तरफ मूव करती है, बोले तो आउटर स्पेस की तरफ, और वहां से आयन और इन दोनों के बीच में आयन कैरियर रिएक्शन होती है, जिससे ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है। फिर ये ट्रांसपोर्ट की जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहां तक, और फिर यहां से आयन जो है इनर स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है। और ये रिलीज करना भी एक एंजाइम से हैंडल होता है, आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन ये एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम से क्या होता है, कंट्रोल होता है। फिर ये आयन रिलीज हो जाएगा, फिर ये वापस कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव कैरियर, ठीक है। तो इसको 3 रिएक्शन से देख सकते हैं। कैरियर पहले एटीपी से रिएक्ट करेगा, और ये जो रिएक्शन है बोले तो ये वाला प्रोसेस, ये भी काइनेज एंजाइम से कंट्रोल्ड होता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एडीपी में कन्वर्ट हो गया एटीपी, और कैरियर प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई, एक्टिवेटेड कैरियर में।
फिर ये एक्टिवेटेड कैरियर और आयन, जो कि यहाँ हुआ था, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करता है। फिर ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलीज कर देता है आयन को इनर स्पेस में, और खुद कैसा हो जाता है, इनएक्टिव। और ये वाला प्रोसेस किससे कंट्रोल होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम से। तो ये वाला और ये वाला प्रोसेस आप एंजाइम के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस पे काइनेज, इस पे फॉस्फेटेज। और ये जो थ्योरी दी थी वैन डेन हॉर्नेट ने दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है आयन पंप और साइटोक्रोम पंप कंसेप्ट। ये जो है लुंडेन, गार्थ और बर्न स्ट्रॉम ने दी थी। और ये थ्योरी ये कहती है कि कैटायन और एनायन का जो ट्रांसपोर्टेशन बोले तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। एनायन जो होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, बोले तो एनर्जी खर्च होकर, वो भी साइटोक्रोम पंप सिस्टम से। और कैटायन जो होते हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसको समझते देखो, ये बेरियर मेम्ब्रेन है, यही वाली बीच वाली आउटर स्पेस इनर स्पेस, या आउटर स्पेस इनर स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो एनायन जो है वो साइटोक्रोम पंप सिस्टम से होते हुए कहां जाते हैं, अंदर की तरफ। और इसके लिए ये साइटोक्रोम पंप सिस्टम जो होता है वो एनर्जी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। अब जब एक बार एनायन यहां पहुंच जाएगा तो यहां पर एनायन के नंबर बढ़ गए, बोले तो माइनस चार्ज बढ़ गया। इसको बैलेंस करने के लिए कैटायन इनएक्टिवली कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ। बोले तो ये तो एनर्जी खर्च करके जा रहा है और ये इनएक्टिव फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक और चीज यहां पर देखो क्या होता है, साइटोक्रोम पंप सिस्टम बेसिकली बहुत सारे वो क्या कहते हैं चार्ज कैरियर से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट पार्ट जो होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। आप सब जानते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस चार्ज। जैसे ही वो रिलीज होगा उस माइनस की जगह एनायन आकर बैठ जाएगा। बोले तो इलेक्ट्रॉन और एनायन क्या हुए, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज। और फिर वो आयन जो है वो यहां से होता हुआ सीरीज ऑफ रिएक्शन से होता हुआ यहां तक पहुंच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, यहां पर मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिएगी। तो जब भी एनायन को ट्रांसपोर्ट करना होगा ऑक्सीजन चाहिएगी। बोले तो एनायन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है तो रेस्पिरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एट आउटर सरफेस साइटोक्रोम अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड लॉस वन इलेक्ट्रॉन एंड कैप्चर एनायन। For oxidation, oxygen is required, so there is a direct relation between respiration और anion absorption। एक देखो चीज होती है आपकी बुक में नहीं दे रखी, सॉल्ट रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, अगर किसी प्लांट को अपन वाटर मतलब साफ पानी से सॉल्ट सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दे तो उसमें रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में उसे एनायन एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा और इससे उसमें रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो सॉल्ट रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सॉल्ट रेस्पिरेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन लास्ट कंसेप्ट करते हैं किसका, एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। लास्ट है अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी, पीटर मिचेल ने। अकॉर्डिंग टू हिम क्या हुआ था, देखो जो इनसाइड ऑफ सेल होती है यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होता है। बोले तो एटीपी जो है वो एडीपी और आईपी में कन्वर्ट होगी, और साथ ही में वाटर जो होगा स्प्लिट होगा H प्लस और OH माइनस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये H प्लस है, जो प्रोटॉन पंप क्या करेंगे, इन H प्लस को बाहर भेज देंगे आउटसाइड, ठीक है। इसका मतलब बाहर की तरफ H प्लस हो गया, अंदर की तरफ OH माइनस हो गया। इसका क्या मतलब है कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिव आउटसाइड, और इससे एक फोर्स डेवलप होता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब देखो बाहर की तरफ H प्लस ज्यादा है और अंदर की तरफ OH माइनस ज्यादा है, तो OH माइनस तो बाहर जाएंगे और A माइनस अंदर आ जाएगा। बोले तो किस प्रोसेस से, एनायन एक्सचेंज से। किससे आएंगे, एनायन एक्सचेंज से। तो एनायन इज एक्सचेंज विद OH माइनस। और कैटायन जो होते हैं, कोई दूसरे जो कैटायन है, क्योंकि H प्लस बाहर है तो प्रोटॉन जो H प्लस तो बाहर चले गए, और C जो कैटायन है वो भी बाहर से ही अंदर लाना है, तो वो तो एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो कैटायन जो है वो ATPase जो एंजाइम होता है वो एक प्रोटॉन की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है। और वो क्या करता है कि इस कैटायन को कहां ट्रांसफर करता है, अंदर ट्रांसफर करता है, लेकिन इसके लिए एनर्जी यूटिलाइज करता है एटीपी को किस में कन्वर्ट करके, एडीपी में। तो एनायन तो एक्सचेंज हो जाता है OH माइनस के साथ, और कैटायन जो है वो अंदर ट्रांसफर होते हैं ATPase से विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले प्रोसेस में भी किसकी जरूरत होती है,
एटीपी की जरूरत होती है। इस तरीके से ये 3 मेथड है किसके, एक्टिव प्रोसेस के, जिसमें एनर्जी क्या होती है, नीडेड होती है। और इस तरीके से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। होप आपको ये चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स खुद बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसे नोट करके अच्छे से नोट्स बनाइए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।